हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रेडियंट गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और ये है रूट बैच, जिसमें मैं आपको एकदम रूट से या बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और सोच रहे हैं कि अपनी जनरल साइंस की तैयारी कहाँ से करें, तो भी आप रूट बैच के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री को समझेंगे। क्या समझेंगे? पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियडिक टेबल और उससे जुड़ी हिस्ट्री को। तो सबसे पहले, जैसा कि हमेशा मेरी क्लास की शुरुआत होती है थॉट ऑफ द डे से, तो आज का थॉट है एक्सेप्ट नो वंस डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ, डिफाइन योरसेल्फ। इसका मतलब है कि कोई और आपकी लाइफ को किस तरह डिफाइन करता है, क्या डेफिनेशन देता है, उससे आपकी लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। यानी कि आपके अलावा आपको कोई और बेहतर नहीं जानता और ना ही समझ सकता है। आप में कितना पोटेंशियल है, आप कितना चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं आपके, जैसा कि मैंने बताया, हम हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम देखेंगे वो है डॉब्रिनियर्स ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ठीक है, आज की क्लास में हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम एक अलग से क्लास लाएंगे जिसको हम पूरा एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको ये दिख रहा है और आप सभी जानते हो, ये क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल, है ना, या इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे या इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे, तो इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स जाने जाते हैं। कितने जाने गए हैं? 118, जिसमें से 94 कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग। ठीक है, नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 94 हैं। इतनी बात क्लियर हुई? देखो, क्या आपको ये लगता है इस पीरियडिक टेबल को देख के ये हमेशा से ऐसा ही था? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा था जो मैटर होता है, मैटर यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे या कुछ जगह ले, है ना, वही चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब मैटर नेचर में एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की फॉर्म में रहता है ना। यही चीज हम पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो एलिमेंट्स क्या है? अब आपके नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, और हर किसी को अलग अलग पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो किस चीज की जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी उन्हें एक सिस्टमिक वे में, एक तरीके से अरेंज करने की। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं, ये पूरा एक ग्रुप है ना, तो मैं इस एक ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उन्हें हम अलग से पढ़ लेंगे, बट मेन प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी। तो इसीलिए हमें एक सिस्टमिक अरेंजमेंट की या इस पीरियडिक टेबल की जरूरत पड़ी। पर ये एक बार में नहीं आया। ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट आए, सबने अलग अलग तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो बेसिकली आज की क्लास में हम वही देखेंगे। देखो, जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, है ना, तो आपने उस शॉप में क्या देखा है कि हर चीज एक अलग रैक में या एक अलग ऑर्डर में अरेंज है। जैसे जो सोप्स हैं वो एक तरफ रखे हैं, बिस्किट्स दूसरी तरफ रखे हैं, वहीं सोप्स में भी जो बर्तन धोने वाले हैं वो अलग रखा हुआ है, और वहीं जो बाथिंग सोप है वो एक अलग जगह पे पोजीशन में रखे हुए हैं, है ना। तो इसी तरह हमने एलिमेंट्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में या तरीकों से रखने की कोशिश की।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इस कोशिश में, इस पीरियडिक टेबल तक आने की कोशिश में जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की गई वो किसके द्वारा की गई? डॉब्रिनियर के द्वारा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये है आपके डॉब्रिनियर और इन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, समझते हैं। सबसे पहले ये ट्रायड शब्द का क्या मतलब होता है? ठीक है, ट्रायड शब्द का मतलब है तीन। ठीक है, ट्रायड का मतलब है तीन। अब मैम ये इसमें कैसे जुड़ा? तो देखो, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं उनके ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, ग्रुप है ना, उनको ग्रुप्स में रखने की कोशिश की। तो इन्होंने देखा कुछ तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बन रहे थे, तीन तीन एलिमेंट्स के, मान लो ये कोई एक दो तीन, तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का एक क्या बन गया? ग्रुप बन गया, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। बट किस बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, ये तो एक बात थी। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो भी आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो तीनों एलिमेंट्स है ये किस बेसिस पे प्रेजेंट है? एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, ए का कुछ, 1 का कुछ एटॉमिक मास होगा, 2 का उससे ज्यादा होगा, 3 का उससे भी ज्यादा होगा, है ना, मतलब बढ़ रहा है एटॉमिक मास। और एक और बात इन्होंने ये बताई कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा, मतलब 2 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? पहले और तीसरे के सम के मीन का। ठीक है, मतलब देखो, जब हम पहले के एटॉमिक मास को और दूसरे के एटॉमिक मास से जोड़ेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके इक्वल है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्रायड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। कुछ ऐसे ग्रुप्स नजर आए जिनमें जो एलिमेंट्स थे तीन तीन के ग्रुप बन गए एलिमेंट्स के। ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज या सिंपली केमिकल फिजिकल, दोनों ही कैसी हैं? सेम है या सिमिलर है। ठीक है, द एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास है बीच वाले एलिमेंट का, मिडल एलिमेंट का ट्रायड में, बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, पहले और तीसरे के अरिथमेटिक मीन के बराबर है। ठीक है, अब मैम ये आप क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट स्लाइड से ये आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, इन्होंने इस तरह से 3 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं। अगर हम पहले ग्रुप में देखें तो इन्होंने जो एलिमेंट्स लिए वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, एटॉमिक मास लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अगर आप पहले और तीसरे का सम करो और उसे 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया? 22.95, है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? सोडियम के एटॉमिक मास 23 के इक्वल, है ना, अप्रोक्सीमेटली उतना ही तो है ना। इतनी बात समझ आई। दूसरा क्या था? दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे ग्रुप में जो इन्होंने एलिमेंट्स लिए वो कौन कौन से थे? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, जब इन्होंने सेम तरीके से स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास निकाला तो वो कितना आया? 88.86, जो अप्रोक्सीमेटली 88.65, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आया? 87.6 के। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट जो थर्ड ग्रुप बना उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी तरह से अब जब ये बीच वाले का निकालेंगे एटॉमिक मास तो वो कितना आया? 81.2, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? ब्रोमीन के एटॉमिक मास के, जो कि कितना है? 79.9। पर
परेशानी ये थी कि डॉब्रिनियर सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाए, ठीक है, कितने बना पाए, ऐसे एलिमेंट्स के 3 ही ग्रुप बना पाए, उसके आगे वो ट्रायड्स नहीं फॉर्म कर पाए, ठीक है, समझ आई इतनी बात। देखो तो क्या लिमिटेशन थी, ही वॉज फेल्ड टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे वो सबको इस बेसिस पे अरेंज नहीं कर पाए, ठीक है, in the form of triads of element having similar chemical properties, ठीक है। Dobrinier could identify only 3 triads from the elements known at that time, और वो सिर्फ कितने triads बना पाए या कितने ग्रुप्स बना पाए, सिर्फ 3, ठीक है, तो ये उसकी लिमिटेशंस थी। अब एक नए साइंटिस्ट आएंगे, वो कोई नया तरीका देंगे, क्योंकि ये तो फेल हो गए है ना, फेलियर नहीं भी तो उसमें कुछ कमी रह गई, लिमिटेशंस मतलब कुछ कमी रह गई, उन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन का तरीका ये अपनाया, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है आपके न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, ठीक है। इन्होंने भी सेम ही चीज को ध्यान में रखा, क्या, इन्होंने भी एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले वाले जैसी ही होंगी या सिमिलर होंगी, ठीक है। अब ये उन्होंने किस बेसिस पे बताया, जो आपके ऑक्टेव जो होता है, मतलब जो सुर होते हैं है ना, उसके बेसिस पे, जैसे आपने सुना ही होगा, हम क्या बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी 7th, उसके बाद 8th क्या आता है, अगेन हम सा बोलते हैं ना, तो सा का रिपीटेशन हो गया। पर यहाँ पे हम एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसका रिपीटेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज का, ठीक है, या यहाँ पे किस चीज का रिपीटेशन हो रहा था, प्रॉपर्टीज का। जैसे अगर आप लिथियम से गिनना शुरू करोगे तो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा आपका, ये सोडियम है ना, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होंगी या सेम होंगी। वैसे ही आप इस पूरे चार्ट में कहीं से भी शुरू करो, मान लो हमने बेरिलियम से शुरू किया और इसको 1 नंबर दिया, इसके बाद 8वां एलिमेंट क्या होगा, मैग्नीशियम, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ये जो आपके न्यूलैंड थे, इन्होंने ये जो पूरा टेबल था बनाना, जो ये शुरू किया सबसे हल्के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ, और 56th एलिमेंट तक ही ये जा पाए, कहां तक ये जा पाए, 56th, और इन्होंने क्या कहा कि आगे एलिमेंट्स इसके अलावा आ ही नहीं सकते, ठीक है, या इतने ही एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट है उसके बाद नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं था, धीरे धीरे वक्त गुजरा और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब लिमिटेशंस क्या है, देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है। ये सिर्फ ये जो इन्होंने बताया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले जैसी ही होंगी या सेम होंगी, वो कहां तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा, ठीक है, उसके बाद वो जो कॉन्सेप्ट है हर पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ऐसा नहीं हो पाया। वहीं इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप करने के चक्कर में कई बार 2 एलिमेंट्स एक साथ प्लेस कर दिए, जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, जैसे कोबाल्ट और निकल के केस में दिखा, जैसा यहाँ पे आपको दिखा है ना, तो ये कुछ लिमिटेशंस हो गई। देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है। It was applicable to the classification of elements up to calcium only, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम तक ही वो चीज एप्लीकेबल थी। न्यूलैंड assumed that only 56 एलिमेंट existed in nature, ठीक है, उन्होंने क्या माना, सिर्फ 56 हैं अभी, उनके टाइम पे तो आगे भी 56 ही रहेंगे, उसके आगे कुछ आ ही नहीं सकते, जो कि गलत था, आगे जाके धीरे धीरे और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, ठीक है। एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर discovered whose properties do not fit into Newland's law of octave, जिनकी प्रॉपर्टीज न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो रही थी, ठीक है।
लिमिटेशन क्या है, न्यूलैंड्स पुट इवन टुगेदर इन वन स्लॉट एंड, मतलब इन्होंने क्या किया, एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स को भी घुसा दिया, बस ताकि मतलब पूरा पर्पस क्या था कि उनका ये जो टेबल बनाया गया है उसमें एलिमेंट्स जितने भी उस टाइम पे डिस्कवर्ड है वो फिट हो जाए। ठीक है, तो ये सभी लिमिटेशंस थी। समझ आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए न्यूलैंड ने। क्या था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी या किससे रिजेंबल करेगी, पहले वाले से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। अगर हम मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की बात करें तो इसमें कुछ पहले देख लेते हैं कि क्या था मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ये देखो, ये है आपका मेंडलीव का पीरियडिक टेबल। ठीक है, समझ आया? इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने कुछ ग्रुप्स लिए। ठीक है, ग्रुप्स लिए, कितने ग्रुप्स ले रखे हैं, 8। और वहीं पीरियड्स, इस तरह से जो पीरियड्स लिए वो कितने हैं आपके, 6। ठीक है, इतनी बात समझ आई, कितने हैं, 6। अच्छा, अब अगर हम इनके पीरियडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर वर 7 पीरियड्स। देखो यहाँ पे 7 नहीं है, 6 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स इन द ओरिजिनल पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है, दो मेन फीचर क्या थे, इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में किसी एलिमेंट की। ठीक है, किस बेसिस पे क्या रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप बिटवीन increasing atomic mass and physical and chemical properties के बेसिस में, है ना। और इन्होंने क्या किया, इनका जो पूरा ये जो पीरियडिक टेबल इन्होंने बनाया वो किसके मदद से बनाया, जो ताश के पत्ते होते हैं उसकी मदद से। इन्होंने क्या किया, हर एक ताश के पत्ते पे एक एलिमेंट का नाम लिखा, उसकी सभी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी, और जो भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे, जो भी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्हें अरेंज कर दिया। ठीक है, और फिर जैसे अगर हम यहाँ बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सभी जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर हैं, है ना, या सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स देखने को मिले। पर यहाँ पे भी कुछ आपको लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। लिमिटेशन से पहले हम इसे एक बार देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। 2 मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने अरेंज किया, और ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। और कैसे ग्रुप किया, कौन से एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट the elements having similar properties fell in the same vertical group, Mendeleev left groups in periodic table। Mendeleev ने कुछ ग्रुप्स को लेफ्ट भी कर दिया, मतलब खाली छोड़ दिया, जहां पे उन्होंने क्या बोला कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होंगे। ठीक है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, देखो जैसे यहाँ पे अभी ये जो पीरियडिक टेबल मैंने जो इमेज ली है, ये क्या है, ये काफी ज्यादा मॉडिफाई हो गया है, ये ओरिजिनल वाला मेंडलीव का पीरियडिक टेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो एलिमेंट है ये सभी प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे कुछ भी नहीं था, वैसे ही सिलिकॉन के नीचे यहाँ ये जर्मेनियम नहीं था। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब वाले पीरियडिक टेबल में क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं तो दिए गए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे गैलियम नहीं था तो एल्यूमिनियम के नीचे वाले गैप को उनमें गैप में क्या लिखा गया मेंडलीव के थ्रू, एका एल्यूमिनियम।
जिसका क्या मतलब था कि फ्यूचर में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, एल्यूमिनियम जैसी ही होंगी, ठीक है, जो कि क्या बाद में डिस्कवर हुआ, गैलियम, ठीक है, समझ आया। इस तरह से कई सारे एलिमेंट्स उन्होंने बताए, पर लिमिटेशंस इसमें भी थी कुछ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी नजर में रखा, ध्यान में रखा मेंडलीव ने, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप और क्या बना रहा है, या हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, सबसे पहली बात आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई गई थी, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, हमने क्या बोला था, या मेंडलीव ने क्या बोला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करेंगे। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कोबाल्ट और निकल में, तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है निकल से, ठीक है। पर कोबाल्ट को इन्होंने क्या किया, पहले प्लेस कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इन्होंने देखा, और निकल को बाद में, ठीक है। तो ये भी एक क्या बनेगा, लिमिटेशन बन जाएगा। और एक करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन, और इस पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? क्योंकि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह शो करता है, ग्रुप 1 की तरह, और कुछ किसकी तरह शो कर रहा था, ग्रुप 7 की तरह। तो इसको मेंडलीव कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दे पाए, तो ये क्या थी, एक लिमिटेशन थी। वहीं पे अगर एक अचीवमेंट की बात करें तो मेंडलीव की एक अचीवमेंट ये भी थी कि जो नोबल गैसेस हैं, वो बहुत टाइम बाद डिस्कवर हुई। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस में की जो कंसंट्रेशन है वो नेचर में बहुत कम है, और वो रिएक्ट भी नहीं करती है ना, तो वो बहुत लेट डिस्कवर हुई। तो मेंडलीव ने क्या किया, इस पीरियडिक टेबल को ना छेड़ते हुए उनके लिए एक अलग से, नोबल गैसेस के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये फिर से क्या है, यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपको कमिंग क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट डाउन करके मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।